गणपति बाप्पा मोरया। मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आप सबका स्वागत है उल्लासनगर गणेश उत्सव चैनल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब हम इंस्टाग्राम से यूट्यूब पर भी आ चुके हैं। इंस्टाग्राम पर सक्सेसफुली 10K फैमिली हमने कंप्लीट की है और उत्सव टॉक सीजन 1 को आफ्टर 10K फाइनली हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। काफ़ी रुकावटें आई, काफ़ी परेशानियाँ आई, पर फाइनली बप्पा की दुआ से हम चालू कर रहे हैं उत्सव टॉक सीजन 1, जिसका आज एपिसोड 1 है। उत्सव टॉक्स के बारे में मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें हम उल्लासनगर के बड़े बड़े मंडल, ना कि सिर्फ बड़े बल्कि हर एक मंडल को कैप्चर करेंगे, जिसकी कहानी में कुछ ऐसी बात रहेगी जो कि पूरे शहर को सुननी चाहिए। उत्सव टॉक्स एक बड़ी सीरीज़ रहेगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना आराम से टाइम निकाल कर देखिए और इसके छोटे छोटे पार्ट्स इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पर अवेलेबल रहेंगे, तो वो भी ज़रूर देखना। 47 ईयर कंप्लीट करने जा रही है ये ग्रुप, जिनके आज हमारे साथ प्रेसिडेंट और उनके वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ बैठने वाले हैं, जिनका नाम है अनिल लखानी। एक ऐसा मंडल जो कि 3 नंबर की शान है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं छोटा था तब से मैं इस मंडल की ग्रोथ, इस मंडल की सक्सेस देखते हुए आया हूँ। चाहे वो छोटी मूर्ति हो, चाहे वो बड़ी मूर्ति हो, चाहे कुछ कॉन्सेप्ट हो, ये ग्रुप कभी पीछे नहीं हटा है, आगमन से लेके विसर्जन तक। और इनकी स्पेशलिटी है थीम। आज मैं जिस मंडल के बारे में बात करने जा रहा हूँ उनका मुझसे थोड़ा गहरा नाता है और अरुण दत्ते से भी थोड़ा गहरा नाता है। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। अनिल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्सव टॉक्स के सीजन 1 में और आज के एपिसोड में। आज के एपिसोड का मैंने नाम ही रखा है द स्टोरी ऑफ महाराजा, क्योंकि हम एमएम ग्रुप को एज महाराजा उल्लासनगर का कंसिडर करते हैं। ये लेगेसी 47 ईयर्स पुरानी है, जो कि हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। हाँ जी। कुछ कहानियाँ ऐसी है जो आप दर्शकों को पता हो, जो आज तक किसको पता नहीं है, जो कि एमएम ग्रुप की लेगेसी में कुछ इतिहास में लिखा गया है, तो आज हम वो आपके मुँह से सुनना चाहते हैं। 47 ईयर से हमारा ग्रुप पहले स्टार्ट हुआ था और हमारे जो पहले जनरेशन थी वो पहले रखते थे इसमें गणपति। फिर हमने जो टेक ओवर किया 2006 से, 2006 में हमने गणपति जो रखी थी वो बालाजी के रूप में रखी थी, जिसके लिए उल्लासनगर की सबसे बड़ी मूर्ति थी, वो 15 फीट की गणपति थी, जिसके लिए हमको वहाँ पे पहले वो आता था जनादेश आपकी आवाज़ अवार्ड, उसके लिए हमको अवार्ड भी मिला था। एमएम ग्रुप की एक कहानी है जी, जो हम सब सुनते हैं। और मैं जब भी मूर्ति देखी थी 2016 की मछली वाली गणपति जी, वो विजय खातू सर से आई थी। हाँ जी। तो हम सबको पता है विजय खातू सर से मूर्ति लाना एक काफ़ी बड़ी चीज़ है, जी। क्योंकि उनके जैसे मास्टरपीस हर कोई नहीं बना सकता। जी जी। तो वो कहानी आप हमें बताना चाहेंगे कि कैसे एमएम ग्रुप का एक कनेक्शन बना विजय खातू सर के साथ, क्या उनका कनेक्शन था, क्या बिहेवियर था ग्रुप को लेकर। विजय खातू जी से हम 2013 में ज्वाइन हुए थे, जो हनुमान जी के रूप में फ्लाइंग हनुमान था, उसके ऊपर गणपति थी, जो शायद उल्लासनगर में फर्स्ट ये थी बैलेंसिंग मूर्ति थी, बैलेंसिंग मूर्ति थी। तो वो हम फर्स्ट टाइम वो हम ही लाए थे वो, और विजय खातू जी से हमारा उस टाइम से हमारा नाता जुड़ गया था। तो क्या कॉन्सेप्ट वो आपको शेयर करते थे हर बार के हम एमएम ग्रुप को इस लुक में लाएंगे, जैसे मछली वाला गणपति था? हाँ जी। तो एक कॉन्सेप्ट काफी यूनिक कॉन्सेप्ट था। हाँ जी। एंड जो हनुमान भगवान वाला गणपति था वो फर्स्ट बैलेंसिंग मूर्ति था, फर्स्ट बैलेंसिंग पूरे उल्लासनगर में। तो वो कॉन्सेप्ट किसका था? वो कॉन्सेप्ट एक्चुअली वो खातू सर ने ही बनाई थी बॉम्बे में मूर्ति, शायद तारदेव या कुछ अखिल चंदनवाड़ी की थी। तो उन्होंने जो बनाई थी वो 23 फीट का मूर्ति बनाया था। हम जब भी उनके पास गए तो हमने बोला हमको अब ये मूर्ति चाहिए, तो हमको देख के हंसने लगे पहले, भाई तुम लोग छोटे छोटे बच्चे तुम क्या लेके जा गए ये। तो हमने उनको बोला भाई ये मूर्ति तो हमको चाहिए। तो वो दादा ने फिर हमको मना कर दिया था पहला, भाई नहीं वो उल्लासनगर के तुम्हारे लिए इतनी बड़ी मूर्ति नहीं है, क्योंकि वहाँ का रोड से मतलब एरिया भी बहुत ये छोटी है जी। तो मेरा एक मित्र है तरुण जोंकानी करके, उनके साथ उनका बहुत अच्छा रिलेशन था, उनको वो बेटा करके मानते थे। तो वो जब भी जाते थे उनके पास जाके बैठ जाते थे, भाई हमको ये मूर्ति चाहिए दादा। तो आखिर वो राजी हो गया, बोला ये इतना बड़ा तो नहीं कर सकते लेकिन 15 फीट तक हम आपको दे सकते। तो फिर उन्होंने क्या किया, 15 फीट तक हमको एग्री हो गया बनाने देने के लिए। तो स्टार्ट से वही मतलब ये था अपना, वहाँ से स्टार्ट हो गया अपना वहाँ उनके साथ सफ़र। तो 2015 में जो मूर्ति थी नरसिंह अवतार वाली, जी जी, वो भी विजय खातू सर के कॉन्सेप्ट? विजय खातू सर की थी। और जो 2016 में जब हमने मछली 2013 के बाद 2014 में थी जो शिव रूप था पूरा सराउंडिंग में। हाँ जी, पूरे शिव के रूप थे, वो भी विजय खातू सर ने ही बनाई थी। और 2015 में नरसिंह अवतार के रूप में वो भी सर ने ही बनाई थी।
और 2016 में जो मूर्ति थी वो थी मछली के जुलागढ़ में, उसके लिए हमने वाटर एक्वेरियम बनाया था पूरा। सो शायद ही फर्स्ट टाइम उल्लासनगर में किसने बनाया होगा, पूरा अंदर का पूरा वाटर थीम था। और 2017 में जो हमने बनवाई थी हाँ जो राधा कृष्ण की, वो सबसे ज़्यादा यूनिक थी। वो भी विजय खातू सर नहीं बने थे, लेकिन जो हमने उनके ऊपर वर्क किया था पूरा मंडल के सदस्य ने, सनी भाई खास करके, उन्होंने जो ये पूरा जी काफ़ी मोर पंख का पूरा 9500 पूरा उसका ड्रेसिंग का जो काम था। और वो जो ड्रेसिंग जो तैयार की थी त्रिदेव करके अपना है, जो मधुसूदन आश्रम में भी आते हैं, उनसे हमने बनवाई थी वो। तो अभी बात आई है जब डेकोरेशन पे, जी तो ग्रुप अपनी पेंटिंग्स को लेके भी काफी फेमस है। हाँ जी, क्योंकि हमने हर बार देखा है कि आजकल बैनर सिस्टम हो गया है कि अंदर बैनर लग जाते हैं या क्या, या ट्रैपिंग हो जाती है। बट ग्रुप हर साल कुछ नया करता है और वो पेंटिंग्स में करता है, लाइव पेंटिंग्स होते हुए मैंने देखा है मंडल में। हाँ जी। तो वो कॉन्सेप्ट कब से शुरू हुआ? 2017 में से हमने पेंटिंग चालू की थी। वो जो आपको बता चुका हूँ वाटर एक्वेरियम था, उसमें पूरा पेंटिंग का काम किया हुआ था। उसके बाद में फिर हमारा आया 2023 में, जो कि अपने कैलाश का जो थीम रखा था, कैलाश की थीम थी, उसमें पूरा पेंटिंग किया हुआ था। येती जो आपने अभी बात किया था, जो येती वगैरह ये, तो उसका पूरा जो थीम था ना पूरा, वो 2023 में था पेंटिंग का। और 2024 में भी हमने 7 चिरंजीवी का जो कंसेप्ट रखा था, वो भी पेंटिंग राजेश पवार करके है, श्री राजेश पवार जी कल्याण में ही रहते हैं, बहुत सुप्रसिद्ध ये है कलाकार आदमी है। तो वो हमने उनसे बनवाई थी पेंटिंग स्टार्ट। ये हम इसके लिए करते थे, फ्लैक्स का जो है तो आम सब लोग करते हैं, लेकिन जो रियलिस्टिक जो आदमी को देख के उसमें जान आ जाती है और एकदम रियलिस्टिक लगता है, तो वो हिसाब से हमने ये किया। और राजेश पवार जी बहुत ही ज़बरदस्त पेंटर है, उसको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं इसके लिए। उसके लिए हम उनको तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। 2018 एक ऐसा साल था जब हमको ने एक न्यू चीज़ एक्सपीरियंस करवाई। जी जी, वो था एक लाइट शो जो हर 10 मिनट में हो रहा था, एक थीम था। जी जी। तो वो आइडिया कैसे आया मंडलों? क्योंकि जब वो मूर्ति पे एक लाइट जा रही थी, फिर एक लाइट शिवलिंग पे जा रही थी, वो एक्सपीरियंस एकदम अलग था। हाँ जी। वो यहाँ पे मंडल करते नहीं कभी। तो वो आपके दिमाग में कब आया? और हम लोग जैसे देखते हैं कि थीम ड्रैपिंग से होती है या किसी से होती है, तो मंडल ने ये कब सोचा? 2018 में जो हमने वो थीम रखी थी, मूर्ति एक्चुअली इसमें छोटी थी, वो मेरे ख्याल से 8 या 9 फुट रहेगी। वो भी मूर्ति खातू जी की डॉटर ने बनाई थी, रेशमा ताई जी ने। हम तभी भी उनसे जुड़े हुए थे। तो उस मतलब मूर्ति छोटी थी और थीम वगैरह सब जगह चल रही थी स्टोरी का, तो एक छोटी सी स्टोरी हमने वो हिसाब से रखी थी। और पूरा लाइव था, वो जो शिवलिंग निकल रहा था। जी जी, मतलब वो ऐसा था शिवलिंग का, जब ये स्टोरी का वो म्यूजिक बज रहा था वो, तो आदमी को प्रॉपरली वो रोंगटे खड़े हो रहे थे। और जो पूरा उसका श्रेय जो जाता है ना, संजीव काटकर लाइट्स वाले को जाता है, क्योंकि उन्होंने हमको बहुत हेल्प की। थीम भले हमारी थी, लेकिन जो उन्होंने हमको सहयोग दिया, आज तक हमको सहयोग देते रहे। तो 2018 में जैसे अभी आपने बोला कि मूर्ति छोटा किया था, हाँ जी, तो उसका रीजन क्या था? क्योंकि हमने जो बाहर से सुना वो काफी दूसरी बातें थी कि कुछ हुआ है में या क्या, तो अचानक से क्यों इतना छोटा कर दिया? रीज़न कुछ भी नहीं था, रीज़न स्टोरी के हिसाब से छोटी कर देते। मूर्ति भी इतना बड़ा, उसके बाद में स्टोरी रखेंगे तो वो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती थी। तो हमको स्टोरी पे भी ज़्यादा ध्यान देना था। जैसे हर मंडल में अलग अलग मेंबर का अलग अलग रोल होता है। हाँ जी। वैसे जैसे आप अध्यक्ष हो, बट अध्यक्ष का भी एक छोटा सा रोल होता है, एक अलग से डिपार्टमेंट होता है। तो आपको में कौन सा डिपार्टमेंट हैंडल करने को दिया है? मंडप का जो भी स्ट्रक्चर से लेके जो भी सेट जो बनने का जो रेडी होने तक होता है ना, वो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही रहती है। और स्पेशली जो थीम वगैरह रहती है स्टोरी वगैरह का, वो स्पेशली मैं ही उसका क्रिएट करता हूँ पूरा स्पेशली। ग्रुप में अलग अलग स्टोरीज होती है। हाँ जी। वो स्टोरीज लिखते भी आप हो। हाँ जी। तो ये आइडियाज, आपके एक्सपीरियंस तो हमको वो दिखाता है कि आपको आइडियाज कितने सारे रहेंगे। हाँ जी। आजकल हमने देखा है कि हर मंडल में 10 से 15 मिनट की एक स्टोरी होती है, बट वो या तो कॉपीड रहती है, बट या तो यूट्यूब से ली हुई रहती है। हाँ जी। तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आता कैसे? जैसे हमने रिसेंटली देखा था कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में, तो वो सब कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आते कैसे? और आप उस कॉन्सेप्ट को एक पेपर पे लिखते हो या क्या आपके दिमाग में क्रिएशन आती है? क्या आप उसको एज अ इमेजिनेशन भी देखते हो? क्योंकि फर्स्ट इमेजिनेशन होती है, देन वो पेपर पे लिखा जाता है। तो वो आपको इमेजिनेशन क्रिएट करने के लिए अपने माइंड में क्या बातें लानी पड़ती है, क्या कॉन्सेप्ट लाना पड़ता है? पहले तो ये कैलाश मानसरोवर की जो हमने लिखी थी, ये कैलाश मानसरोवर मतलब इसकी स्टोरी ऐसी है, कैलाश पर्वत पे आज तक कोई चढ़ नहीं पाया, तो ये एकदम न्यू है, किसी को मालूम नहीं न्यू जनरेशन में।
तो ये जब मुझे मालूम पड़ा था, मैंने भी यूट्यूब के थ्रू ही देखा था, फिर बाद में बहुत सर्चिंग वगैरह किया, बहुत मेहनत के तो बाद। आप रिसर्च वही है कि जी, आप जी। रिसर्च करते हो, हाँ आप जी। बुक्स रीड करते हो, आप हाँ जी। यूट्यूब से, क्योंकि आजकल इजी हो गया है कि आजकल एआई हाँ है, जी। ये सब है, तो आप क्या वो सब चीज का यूज करके आप क्रिएट करते हो या फिर आप अपने इमेजिनेशन से एक चीज नहीं, क्रिएट एआई करते तो हो? अभी आया, खैर जी अभी ज़्यादा फॉर्म में है, पहले तो था नहीं। तो ये पूरा मतलब स्टोरी, थोड़ा बुक्स पढ़ना, थोड़ा ये वीडियो क्लिप्स वगैरह देखना, यूट्यूब्स में ये देखना, उसके बाद में पूरा ये सर्चिंग करके उसके बाद में पूरा ये करना। और ये अपना हिंदू धर्म से इंस्पायर्ड होके। इंस्पायर भी है, और ये कुछ गलत भी नहीं लिखना है उसमें, कुछ गलत भी नहीं दिखाना है, तो ये बहुत सारी चीज़ें सोच के हमको करनी पड़ती है। तो ऐसा हुआ है कि कभी कि कुछ चीज पे एमएम को या आपको या कोई स्क्रिप्ट जी, पे ऑब्जेक्शन आई हो या क्या? ऑब्जेक्शन नहीं आई थी, वो 2023 की जो मैं आपको बता रहा हूँ, कैलाश स्टोरी की, 2000 कैलाश स्टोरी की थी। उसमें ऐसा था, वह एक बंदा आया था मंडप में, उसने बोला वह कैलाश पर्वत पे आपने दिखाया कोई नहीं चढ़ पाया, लेकिन एक आदमी चढ़ पाया। तो जस्ट सामने से वो देखना चाहता था भाई इसको नॉलेज है कि नहीं। जी तो मैंने उनको बखूबी जवाब दिया, मैं हाँ ये बंदा चढ़ा था, वो उनका नाम मतलब बुद्धिज्म में आता है, मेलारूपा करके एक सेंट है, वो कैलाश पर्वत से अकेला एक बंदा था, वो मतलब सेंट था, वो चढ़ा था ऊपर, बाकी किसने आज तक बताया ऐसा गया नहीं चढ़ पाया। और वो हिसाब से वो मतलब तो वो study किया स्टोरीज था। में ऐसा लिखा हाँ, तो गया वो है। बंदा आया था जो दर्शन करने, जी। वो आया था, पूछा था ये क्वेश्चन हमसे। तो आपको ऐसा कुछ फीडबैक भी आता रहेगा ना, जैसे मैं बचपन से देख रहा हाँ हूँ, जी। तो मैं जो आपके ग्रुप के जो मेरे एज के लोग हैं हाँ जी। उनसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, तो आपके जो एज ग्रुप के लोग हैं वो आपसे कुछ ना कुछ बात करने आते रहेंगे, जो आपका फ्रेंड सर्कल हाँ है जी। जो शायद एमएम में नहीं है हाँ या जी। जो एमएम में भी है, तो वो हाँ। स्क्रिप्ट पढ़ के कुछ आपसे बात करता रहेगा बहुत क्या? बहुत बोलते हैं, लेकिन मैं किसकी सुनता नहीं हूँ। तो सब आपके हाथ में रहता है मतलब। हाँ, स्टोरी वो में डिपार्टमेंट है आपका। स्टोरी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। जिस चीज़ का जिसको नॉलेज रहेगा, अगर जैसे आपने बोला इमेजिनेशन, जी स्टोरी लिखना वो नहीं है, उसके बाद में इमेज करना, उसको प्रैक्टिकली प्रेजेंट करना, वो सबसे बड़ी बात proper, है। मैं जो अगर जो सोच अपने दिमाग में सोच रहा हूँ, वो पहले मेरे को लाइटिंग वाले को बैठाना पड़ता है, उसके साथ मेरे को पूरा टाइम देना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है ऐसे ऐसे चीज़ चाहिए अपने मेरे को, उसके बाद में वो प्रेजेंट होती है। पहले हम ट्राई करते हैं, उसके बाद में ये करते हैं, और बहुत बड़ी मेहनत लगती है इसमें। तो अनिल सर, जैसे अभी आपने बोला कि आपके हाथ में डिसीजन रहता है हाँ क्या, जी। जैसे अभी ग्रुप में अलग अलग लोग हैं, हाँ जी। अलग अलग बातें, हाँ जी। आपकी इमेजिनेशन, जैसे अभी मेरा उत्सव टॉक्स है, तो हाँ ये एक जी। मेरी इमेजिनेशन थी, जी जी। बट मुझे वो टीम तक लाना, हाँ जी। टीम से यहाँ तक लाने में 2 साल लग गए। हाँ जी। तो आप कब तैयारी चालू करते हो कि आप उस स्क्रिप्ट को लेके मंडल को दिखाओ, देन मंडल उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग मूर्तिकार को बताए? हाँ जी। तो आपकी प्रिपरेशन कब स्टार्ट होती है वो स्क्रिप्ट के बारे में? स्क्रिप्ट के बारे में जैसे अभी कल के अवतार की जैसे हमने थीम रखी थी, ये जैसे ही गणपति गई थी 23 की, 23 नवंबर से ही मेरा स्क्रिप्ट चालू था, और वो भी यूनिक स्टोरी थी, क्योंकि वो कल की अवतार का तो मालूम है एक 10वां रूप आने वाला है, जी यानी तो उसके पीछे जो उनको हेल्प करने वाले हैं 7 चिरंजीवी, उनके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम है, और चिरंजीवी शब्द ही मालूम नहीं था किसी को कि चिरंजीवी क्या होता है। तो वो पूरा स्टोरी मैं आपको बताया, जैसे मैं भी धार्मिक हूँ, तो वो सारी चीज़ें बुक्स वगैरह ये सब पढ़ते ही रहता हूँ, तो वहाँ से इंस्पायर होकर मैंने एक नई थीम थी, और जो कि आज के यंगस्टर को लिए बहुत नहीं है, वो उनको देखना चाहिए और वो भी करना चाहिए। जैसे अभी यंगस्टर्स की बात आई, हाँ जी। तो आप जिस एज ग्रुप से आप बिलोंग करते हो, जिस लेगेसी से आप बिलोंग करते हाँ हो, जी। आपने एमएम ग्रुप का 25वां साल भी देखा रहेगा। 50वें साल में एमएम ऐसा क्या खास करने वाला है जो यूथ को भी इंस्पायर करेगा, हाँ जी। और जो हम लोग की जनरेशन हाँ है जी। उसको क्या ऐसा इंस्पायर करेगा एमएम ग्रुप आने वाले 50वें साल में? 47 ईयर्स हो गए, हाँ जी। और आप 2006 से संभालते हो हाँ ग्रुप जी। को, तो इतने सालों में जैसे हम रहता ना कि एक फेवरेट ईयर सबका रहता है, हाँ कि जी। मेरा इस मंडल में फेवरेट ईयर ये जी, था, जी। और सबसे ग्रैंड ईयर एमएम का, वो आपके हिसाब से सबसे कौन सा था? 2012 जो 321 मूर्ति के लिए हमको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हमारा नाम दर्ज हुआ था हमारे मंडल का, और 2024 में कल के अवतार की जो हमने थीम रखी थी, उसमें हमको काफ़ी रिस्पॉन्स मिला था, और फेवरेट मेरा ईयर ये दोनों ही गणपति। तो आपका सबसे फेवरेट डेकोरेशन और सबसे फेवरेट स्क्रिप्ट जो आपकी खुद की है वो भी कौन सी? कल के अवतार। कल की। हाँ जी। क्यों है आपके इतना फेवरेट वो? क्योंकि वो स्टोरी 18 मिनट की थी, और मेरे को सब बोल रहे थे 18 मिनट की स्टोरी कोई भी आके बैठ के देख नहीं सकते। आजकल मोबाइल का ज़माना है, 5 मिनट आदमी मोबाइल पे बैठ नहीं सकता है, तो ये सवाल ही नहीं उठता है मंडप में आकर कोई बैठेगा। और मुझे कॉन्फिडेंस था मैं 18 मिनट का आदमी हिलेगा नहीं। और जब मैंने स्टोरी जो लिखी थी उसके बाद में ये करके डबिंग वगैरह करके सब देखा, उनको सिर्फ ऑडियो सुनाया था, तो ये लोग भी बोल रहे थे हाँ कुछ तो होने वाला है अभी।
47 इयर्स हो गए ग्रुप को। हाँ जी। जैसे हम बात कर रहे हैं कब से कि हाँ जी। लेगेसी है। 47 इयर्स में जैसे आप स्क्रिप्ट आप लिखते हो हाँ जी। तो आपको मदद लगती रहेगी सेट वालों की, हाँ जी। लाइट वालों की। हाँ जी। इसमें आपकी एक टीम रहेगी, जैसे मेरे पास टीम है हाँ डायनामिक स्टूडियो आज हमारे साथ। हाँ जी। तो आपकी भी एक टीम रहेगी, एक स्पेशल टीम रहेगी जो आपके हर काम में मदद करती है, जो पीछे नहीं हटती है आपके हाँ काम जी। से। वो कौन है? 2007 से हमारे साथ श्री पी गोविंदराज अन्ना है। उनके पास कलकत्ता के जो कारीगर आते हैं वो ही पूरा सेट बनाते हैं हमारा, ऑलवेज आज तक वो हमारे से जुड़े हुए हैं। और जो ये कलकत्ता का जो सेट था उल्लासनगर में, जो ये कपड़े का बनाते हैं, कपड़ा रहता है ना उसका ये सेट बनाते हैं। और ये आज तक उल्लासनगर में किसने बनाया नहीं, तो 2007 में हम बनाया था पूरा मंदिर के शेप में पूरा। तो बनाते हमारा पी गोविंदराज जी। काफी मूर्तिकारों से आप मिले रहोगे, न्यू जनरेशन, हाँ जी। ओल्ड जनरेशन, जैसे हाँ जी। विजय खातू सर हाँ है जी। सबसे रिस्पेक्टफुल उनमें, हाँ जी। सिद्धेश दिगोले हाँ है, जी। अरुण दत्त है। आपका सबसे फेवरेट मूर्तिकार कौन सा था? आपको विजय खातू जी का नाम इसके लिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारा काफ़ी टाइम उनके साथ स्पेंड हुआ है, तो मैं फ़िलहाल उनका ही नाम लूँगा आगे चल के। तो अभी जैसे न्यू ईयर आ रहा है, सब बदल रहा है, जनरेशन बदल रही हाँ है, जी। एमएम ग्रुप अपने एक लेगेसी में रह रही हाँ है। जी। आप भी काफी अभी भी यंग हो, इतने टाइम से आप संभाल रहे हो ग्रुप को। हाँ जी। तो आपके आगे का क्या है कि आपके बाद कौन संभाल सकता है ग्रुप, या ग्रुप में से कोई मेंबर ऐसा कोई है कि जो आपके एक कंधे से कंधा मिला के चलता है हर चीज में, ऐसा कौन सा मेंबर? ऑफकोर्स सनी जी, सनी मूलचंदानी। जैसे आपके ग्रुप में न्यू जनरेशन भी है, बच्चे भी है, हाँ जी। कुछ मेरे एज के भी लोग हैं, हाँ जी। तो आप उनको क्या इंस्पिरेशन देना चाहोगे? और एल्स हमारे पास अभी काफी सारे मंडल्स भी देख रहे हैं इस हाँ टाइम जी। पे, तो आप उनको आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से या स्टोरी में या मंडप के डेकोरेशन में आप इनको क्या आइडिया या क्या एक मैसेज देना चाहोगे? देखिए हर किसी मंडल का अपना एक वो रहता है, दायरा रहता है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जो भी करो दिल से करो, दिल खोल के करो, दिखावे के लिए मत करो, बस वही इंस्पिरेशन है। थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। आपको हर ग्रुप में एक ऐसा बंदा होता है जो थोड़ा मस्तीखोर होता है और हर टाइम सबको हंसाता रहता है, एक फनी कैरेक्टर टाइप एक बंदा रहता है। अब मैं जिनको इंट्रोड्यूस करने जाने वाला हूँ एमएम ग्रुप में, उनका रोल कुछ वैसा ही है। कैसे हो पवन जी? सब बढ़िया सर जी। आप हैदराबाद के बारे में कुछ बताना चाहोगे? हाँ क्यों नहीं। आप लोग हैदराबाद कैसे गए थे? ट्रेन में। देखा, जोक्स अपार्ट, पवन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्सव टॉक्स पे। थैंक यू रौनक जी। उत्सव टॉक्स के बारे में जैसे आपको पता है कि हम अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग बातें सुन रहे हैं। आपकी एक कहानी बड़ी फेमस है, द हैदराबाद स्टोरी। राइट। उसके बारे में हम सब सुनने के लिए बहुत ही मतलब बोलते ना एक्साइटेड है बहुत टाइम से, क्योंकि हम बॉम्बे से मूर्ति लाते हैं या पनवेल से लाते हैं, चेंबूर से लाते हैं, थाने से लाते हैं, एमएम ग्रुप हैदराबाद पहुंच गई। तो वो स्टोरी, वो कॉन्सेप्ट, वो आइडिया स्टार्ट कहाँ से हुआ था? हम लोग बैठे हुए थे से आपस में नेक्स्ट ईयर क्या तैयारी करनी है, तो हम लोग को 2006-07 जब हम लोग ने चेंबूर का राजा रखा था, जो वाइड रूप में महाराजा हमारे गणपति बप्पा जो हैं, वैसे ही हम लोग बात कर रहे थे कि इस साल ऐसा कुछ करें हम लोग कि 2025 में कुछ अलग होना चाहिए। जो हमारा कॉन्सेप्ट हर साल का रहता है कि हर साल कुछ बेटर होना चाहिए। 2025 में हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे और रील्स देख रही थी, डोलपेट का एक कॉन्सेप्ट दिखा हम लोग को जो हैदराबाद में फेमस है। तो वो कॉन्सेप्ट पे हम लोग ने बात किया, वहाँ के गणेश कलाकारों से हम लोग ने टच हुए और ऐसे ऐसे करके बातें हुई और हम लोग वहाँ पहुँच गए। हमको खुद को नहीं पता चला और गणपति यहाँ पे आ भी गए। 700 कुछ किलोमीटर दूर से यहाँ तक ये बापा का वहाँ से यहाँ आने का सफ़र बहुत अच्छा रहा। तो जैसे हमने देखा है कि यहाँ के जो कलाकार हैं, काफ़ी बड़े बड़े कलाकार, वो हैदराबाद जाके काम करते हैं, बट आप लोग को ढोलपेट गणेश, जो कि वहाँ का एक हैदराबाद का सिंबल भी है और काफ़ी ओल्ड टाइम से वो पैटर्न चला हुआ है। जैसे बॉम्बे में एक राजा बैठक फेमस है, तो वहाँ पे ढोलपेट फेमस है। वहाँ से यहाँ लाने तक का सफ़र वो इतना आसान तो नहीं रहा रहेगा? आसान तो नहीं था, बट बापा साथ थे तो मुश्किल भी नहीं था। आपको कहाँ लगा कि यार नहीं, ये आइडिया एक आता ना दिल में कि नहीं यार ड्रॉप कर देना चाहिए या क्या? नहीं, जब हम लोग कुछ ठान लेते हैं तो फिर हम करने की चाह पे लग जाते हैं। बॉम्बे के काफ़ी बड़े बड़े मूर्तिकार हैदराबाद में अपना वर्कशॉप ओपन कर रहे हैं, यहाँ से मूर्तियाँ वहाँ जाती है। ये फर्स्ट टाइम था कि हैदराबाद से 700 किलोमीटर मूर्ति ट्रेवल करके उल्लासनगर आ रही थी, तो वहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन था? कि वहाँ के लोग काफ़ी खुश थे, सपोर्टिव थे
वहाँ का जो मूर्तिकार था गणेश सिंह, उन्होंने बहुत सपोर्ट दिया हमको। वहाँ के जो लोग थे बाहर, वो इतने एक्साइटेड दिख रहे थे कि हैदराबाद से मूर्ति बॉम्बे जा रही है। और आपने बाकी वीडियोस में देखा होगा वहाँ पे क्राउड कितना था। एक बहुत ही सिली क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से, अब क्या ऐसी लग रहा है बॉम्बे से मूर्ति लाना है हैदराबाद से लाना? हैदराबाद से। वो जो सफ़र था 700 किलोमीटर का, उसमें कुछ मेमोरीज बनी रहेगी जो शायद वापस क्रिएट तो नहीं हो सकती है बट बताई जा सकती है। मेमोरीज तो काफ़ी थी, बट हमारा एक ही मुद्दा था कि पापा को घर सलामत ले जाए बस। जब आप लोग हैदराबाद से निकले, जब हमने वीडियोस देखी हैदराबाद की, तो मूर्ति का वेट काफ़ी ज़्यादा लग रहा था कि वो मूर्ति काफ़ी ज़्यादा हैवी है। तो उसको ट्रांसपोर्ट करने में आप लोग ने पहले कैसे प्लानिंग किया था? कि रोड देखा था या कुछ ब्रिजेस चेक की थी या क्या हाईवेज चेक किए थे? है हमारे मंडल में काफ़ी लोग जो वो साइड ट्रैवल करते हैं, तो उनसे बात हुई थी। उसके बाद वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट थे उन लोगों से बात हुई थी हमारी, तो उन्होंने बोला ऐसे कुछ दिक्कत नहीं आएगी, सेफली पहुँच जाएंगे। तो जो हाइट इशू रहता है कि हमने काफ़ी बॉम्बे में भी नोटिस किए ये सब चीज़ें, तो हाइट इशू या कुछ कोई भी इशू नहीं था प्रॉपरली। जब अगर हम देखा जाए कि अगर समझो नेक्स्ट टाइम ये हिस्ट्री को अगर क्रिएट करने जाए वापस से, तो वो क्या इमेजिन करे कि आज अगर समझो मैं सोचूं कि हैदराबाद से मुझे मूर्ति लानी है, तो मैं क्या चीज़ें दिमाग में रखूं अपने कि अगर मुझे उस लेवल तक जाना है तो पहले क्या क्या चीज़ों से प्रिपेयर होना पड़ेगा? मेन तो ट्रांसपोर्ट है, मेन है आपकी हाइट। जो काफ़ी ब्रिजेस नीचे होती हैं, तो आप वो हिसाब से मूर्ति की हाइट रख के लाएं। जब आप लोग बॉम्बे के जब नज़दीक आ रहे थे हैदराबाद से गणपति इतना ट्रेवल करके, तो अंदर इमोशनली क्या कनेक्शन बन रहा था कि यार एक इतना बड़ा टास्क, इतना बड़ा रिस्क, क्योंकि एक कमिटमेंट करना कि इतनी बड़ी मूर्ति को, इतनी हैवी मूर्ति को 700 किलोमीटर दूर से लेके आना, तो वो एक काफ़ी बड़ा कमिटमेंट है टुवर्ड्स हिम, टुवर्ड्स ग्रुप, टुवर्ड्स एवरीवन, क्योंकि ये काफ़ी रिस्की चीज़ है। तो वो टाइम आपके दिल में क्या एक सेटिस्फेक्शन लेवल था या क्या? एक अलग ही खुशी थी जब हम बॉम्बे पहुँचे। बॉम्बे से फिर हम उल्लासनगर आए, जो लोगों ने वेलकम किया, हम वो 700 किलोमीटर सब भूल गए, थकान सब भूल गए। जब हम उल्लासनगर पहुँचे, लोगों का इतना प्यार मिला हमको कुछ याद नहीं था। हैदराबाद का जो सफ़र था वो उल्लासनगर आके तो ख़त्म हो गया, अब कितना दूर जाने का सोचा? फिलहाल सोचा नहीं है, जहाँ बापा रास्ता दिखाएंगे वहाँ चल पड़ेंगे। जैसे मैंने इनका इंट्रोडक्शन दिया, ये ग्रुप में सबसे फनीएस्ट गाय है, तो हमको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बताओ कि क्या आप लोग मटर गश्ती करते हुए एकदम आए हो हैदराबाद से इतना बड़ा सफर? मटर गश्ती ऐसी हुई थी कि हम लोग के पास ट्रेन की टिकट ही नहीं थी आने के टाइम पे। हम लोग चढ़े, ये जब आप बुक करने गए थे तभी की बात है? जब बुक करने हाँ, गए तभी की बात बता रहा हूँ। हम लोग यहाँ से तो टिकट ले ली थी, हाँ, आने के टाइम तो टिकट ही नहीं थी हमारे पास। अच्छा क्योंकि हम लोग ने डिसाइड ही नहीं किया था कितने दिन लगेंगे वापस आने में। जी, हमारा मोटिव एक ही था, फाइनल करके ही आएंगे। हाँ। तो जाने का तो आउटगोइंग था, इनकमिंग नहीं था। वहाँ से निकले हम, ये लोग बोल रहे थे जनरल में चलेंगे, काफ़ी जोक्स हैं, सब तो रिवील नहीं होंगे, बट बहुत अच्छा सफ़र था। तो आखिर आए कैसे आप लोग? दिस इज अ मिस्ट्री टाइप ऑफ। क्या आए कैसे आप लोग पे? जोल जाल करके पहुँच गए। चलो उसको हम एक सीक्रेट ही रहने देते, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं उसको, ठीक है, ऑफ द कैमरा, ठीक है। तो ग्रुप में आपको क्या लगता है कि जैसे अभी हम गणेश उत्सव जो स्टार्ट हुआ था वो सबको साथ रखने के लिए स्टार्ट हुआ था, हंसी मजाक Right. एक सेलिब्रेशन के लिए हुआ था। तो जो आपका कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर के हिसाब से आप किस तरह देखते हो इन सब चीज़ों को? देखो हमारे जो बड़े हैं, जो काम करते हैं, इतना सोचते हैं, जैसे अनी भाई हुए, सनी भाई हुए, नीचे काफ़ी लोग हैं जो मिलके बात करते हैं। जब सीरियस टॉपिक होता है तो वहाँ पे एक जोक बंदा भी चाहिए जो माहौल को क्रिएट करता रहे टाइम पे। तो उस फ्लो में मस्ती मजाक भी हो गई तो काम अच्छे से निकल जाता है। तो मेरा रोल वही है कि इनके बीच में इनको हंसाते रहो और काम चलता रहे हम लोग का। चलेगा। थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए उत्सव टॉक्स को। और कुछ रिमार्क्स आप हमको देना चाहो या कुछ टिप्स? थैंक यू रौनक जी, आपने हमको मौका दिया कि हम भी
MM ग्रुप के कुछ जोक्स, MM ग्रुप की कहानियाँ कुछ बता सकें कि ऐसा ग्रुप कैसे बना। 47 ईयर्स तक हमारे बड़े, हम लोग से बड़े, हमारे आगे जो भी हैं वो देखें और उनको पता चले कि ग्रुप कैसा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो फाइनली सनी भाई कैसे हो आप? मस्त बढ़िया, आप बताओ। एकदम बढ़िया। कैसे चल रही है 2026 की तैयारी? बस तैयारी चालू है, सब लगे पड़े हैं। क्या फाइनल हुआ 2026 का? क्या प्लानिंग चालू है अभी करंटली? क्या स्टेज पे पहुंचा है इस साल का तैयारी? 2026 का हम लोग बुकिंग तो लगभग फरवरी में ही करवा के आए। अरुण दादा दत्ते से किया है ये बार मूर्ति। अभी काम स्टार्ट करेंगे लगभग जून एंडिंग तक। तो इस बार जैसे फरवरी में जैसे हमारा डिस्कशन हुआ, 10 फरवरी को मूर्ति बुक किया, माघी को गुजरे 10 दिन ही हुए थे, तब जो है आप लोग मूर्ति बुक करके, तो ये कुछ ऐसे प्लान करके रखा था या फिर अचानक से कि हाँ चलो करवा देते जल्दी? प्लान तो देखो, प्लान तो करते ही है, सब मेंबर्स बैठते हैं पहले क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं डिसीजन लेके ये चीज़ करना है या वो चीज़ करना है करके इसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। जी। जैसे अभी शुरुआत से शुरू करते, आपका क्या रोल रहा है? ये तो हम सबको पता है कि आपको डिपार्टमेंट में हमेशा मूर्ति ही आती है कि मूर्ति कैसे बनानी है, कब बनानी है, कहाँ से बनवानी है, तो ये डिसीजन मोस्टली आपके हाथ में रहता है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि मेन जो रहते हैं वो गणपति बप्पा रहते हैं और उनको किस रूप में लाना है, कैसे बनवाना है, कैसे मूर्ति चाहिए, वो सब देखने वाला इम्पोर्टेंट होता। तो आपने ये ईयर कौन सा था जब आपने पूरा अपने हाथ में ये काम लिया? 2007 से चल गया। 2007 में जो हम लोग चैम्बूर का राजा मूर्ति जब भी देखने के मतलब लेके आए थे, वहाँ से ही हम लोग बड़ी मूर्ति का स्टार्ट किया हुआ है रखना, और वहाँ से ही सब लोग जुड़े हुए, मैं भी उनसे कंटिन्यू जुड़ा हूँ। इतने साल आपने अलग अलग मूर्तिकारों के साथ काम किया, इतने साल आपने जो है आधी रातें तो वर्कशॉप में निकाली होगी, तो क्या आपका सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था कि एक मूर्ति बनाने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया रहे, या उस मूर्तिकार के साथ कुछ मोमेंट्स रहे जो आपके आज तक सबसे मेमोरीज है, सबसे बेस्ट मेमोरीज है? सबसे बेस्ट मूर्ति तो 2022 में जो हम लोग लाए थे जी, दिलीप पांडेकर जी से, जो चैम्बूर का राजा जैसे सेम बनी थी, वो बेस्ट में बेस्ट थी। उसमें हम लोग ने खुद अपने हाथों से हैंडवर्क किया था पूरा मूर्ति में। उसमें मूर्ति की इसके बाद कशिश ही अलग ही, एकदम अलग ही रुकी थी, जैसे कि सामने सामने पापा खुद बैठे हुए। जैसे वो 2022 की हम आते तो लॉकडाउन के बाद जो पहला साल था कि हम हमारा उत्सव जो है वापस पुराने तरीके से मनाने वाले थे, तो वो साल MM ग्रुप ने अपना सिग्नेचर, जैसे वो हम उनको चैम्बूर राजा के नाम से भी जानते हैं उस पोस्ट को, बट वो देखा जाए अगर MM की हिस्ट्री में तो वो एक सिग्नेचर मूर्ति भी है जो 2012 तक MM ग्रुप कंटिन्यू लाया था और काफ़ी बड़े रूप में लाया था। तो वो एक कमबैक ईयर टाइप था या क्या? क्योंकि उसके बाद से आज जो मैं MM ग्रुप को देख रहा हूँ वो एक अलग लेवल हर बार टच करते हुए है, तो वो एक कमबैक मूर्ति था या क्या? वो कमबैक की मूर्ति था हमारे लिए, जो हम लोग वो करीबन चैम्बूर का राजा जो था, हम करीबन 5 साल कंटिन्यू रखी हुई थी वो। इसके बाद सीधा हम लोगों ने 2022 में ये दिलीप पांडेकर जी से लाए थे, तो हमारा वो कमबैक ही था। तो वो 2012 में बंद किस रीजन की वजह से हुआ था कि हाँ कि वो सिग्नेचर मूर्ति से हट के हमको कुछ न्यू ट्राई करना है या क्या? कुछ 5 साल कंटिन्यू रखा हुआ था, तो मंडल में जैसे मीटिंग होती है बैठे थे, तो बोला कुछ अलग ही अभी मूर्ति या कुछ चेंजिंग करें, तो उस हिसाब से चेंज किया हुआ। तो हमने MM ग्रुप की हिस्ट्री में अभी तक जितनी भी मूर्तियाँ देखी है वो बड़े बड़े नामचीन मूर्तिकारों से ही बनी है, तो ऐसे क्यों? कभी खातू सर से, सिद्धेश दिगोले से, जैसे अब अरुण दादा दत्ते जो इस टाइम पे सबसे ट्रेंडिंग है, तो MM ग्रुप हमेशा इतने बड़े बड़े मूर्तिकारों से ही क्यों है? आपने कभी दूसरे को चांस देना सही नहीं समझा या फिर आपको था कि हम कुछ नेक्स्ट लेवल ही करें हर बार? ऐसी बात नहीं है, जैसे मैंने बोला आपको बताया, मूर्ति सिलेक्ट करते हैं, बैठते हैं, भाई ये मूर्ति किनको देनी चाहिए, भाई कौन सा मूर्तिकार अच्छे से उनको करके बना के देंगे, वो हिसाब से सेट के हिसाब से उनके हिसाब से काम करते हैं। और MM ग्रुप में हर बार हम लोगों ने काम देखा है, नाम नहीं देखा है। पहले काम होना चाहिए, खुद ही नाम होगा। तो जैसे बड़े मूर्तिकारों का नाम चल रहा ही है, उसमें से एक नाम भी है सिद्धेश दादा दिगोले, उनके साथ आपने कंटिन्यू 2 साल काम किया, तो उनके साथ क्या एक्सपीरियंस था? उनके साथ भी अच्छा एक्सपीरियंस था, दादा के साथ। दादा ने भी जो काम दिया हमें मूर्ति में अच्छा ही करके दिया उन्होंने।
तो एक मूर्ति था का कल्कि अवतार वाला, उसमें था कि जो फेदर्स है वो फेदर्स मूव हो रहे थे, तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी सबको पसंद भी आया था, बट उसके पीछे का जो मैकेनिज्म था वो कैसे था? ये जब भी मैं सिद्धेश दादा के पास गया था, वहाँ पे उनकी एक मूर्ति बन रही थी, उनमें ये पंखा वही काम चालू हुआ था, तो उन्होंने वही हम लोगों ने वही डिस्कस किया कि हम भी ये काम इसमें करवा सकते हैं और ये अच्छा भी होगा और लोगों को पसंद भी आएगा। तो वो काम हम लोगों ने वहाँ पे सिद्धेश दादा को बोला, तो उन्होंने जो कारीगर था उनसे मिलवा के हमारा काम वो भी हो गया। तो जो अभी जैसे स्क्रिप्ट के बारे में हमने सुना अनिल भाऊ से कि वो पूरा एक बुक रीड करते हैं या कभी कुछ आइडिया लेते हैं इंटरनेट से लेते हैं या कुछ स्टोरी सुन के लेते हैं, तो आप जब मूर्ति डिसाइड करते हो, जैसे हमने कल्कि अवतार में फेदर्स मूव होते हुए देखे, जैसे स्टोरी के लिए हमने सुना कि जो अनिल भाऊ है वो पूरा एक बार पहले इंटरनेट पे रिसर्च करते हैं, बुक्स रीड करते हैं, तो जब आप मूर्ति डिसाइड करते हो कि जैसे अभी हमने कल्कि अवतार की बात की तो उसमें फेदर्स मूव कर रहे थे, तो वो कॉन्सेप्ट एक्चुअली, क्योंकि आज तक हमने कभी कल्कि अवतार को देखा नहीं है अपनी आंखों से कि वो कैसे होंगे, बस सिर्फ रीड किया है, तो आपने भी वो इंस्पिरेशन लेके किया या फिर ये कुछ एक आपने देखा उस वजह से उसमें ऐड कर दिया? वही देख के हम लोगों ने वही थीम सोच के ये काम किया था। तो ये तो रहा सिद्धेश दादा के साथ एक्सपीरियंस। अब आते हैं हैदराबाद। तो जैसे अभी हमने हैदराबाद के बारे में उनसे सुना, आप जब मूर्ति लेने जा रहे थे वहाँ पे, तब आपके दिल में कुछ ऐसा था कि यार इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए, या कुछ रिग्रेट था कि नहीं यार करा के गलती कर दी, वहीं से ही लेना चाहिए था मूर्ति? ऐसे कुछ नहीं है, ग्रुप करता है कुछ अलग ही करता है और अलग ही देखने को मिलता है। जब भी हम हैदराबाद गए थे पहली बार, वहाँ तो पहले तो 2 दिन पूरा घूम के आए, क्या है क्या नहीं है, कौन सी मूर्ति है, क्या दिखना है, वो हिसाब से हम लोगों ने 1-2 दिन वहाँ पे घूम के पूरा डिसाइड करके 4 जन जो गए थे, इनके बाद फाइनल किया मूर्ति, भाई हाँ ये मूर्ति लेना है हमें, ये मूर्ति फाइनल की। इसके बाद रिस्क था, डर था, पर रिग्रेट नहीं हुआ। बापा की कृपा से इतना लंबा सफ़र तय करके आए, हम अच्छे से अपने उल्लासनगर पहुँच गए। तो अब हैदराबाद की बात हो गई, सिद्धेश दादा की बात हो गई, अब आते हैं 2026 पे। 2026 की क्या प्लानिंग्स, क्या हटके होने वाला है, और सबसे मेन चीज़ मूर्तिकार शिफ्ट करना, क्योंकि पिछली बार हैदराबाद था और इस बार अरुण दादा दत्ते, तो उनके साथ क्या कनेक्शन, कैसे बना कनेक्शन उनके साथ? कनेक्शन तो दादा के साथ पहले से ही था, पर अभी जो दादा की 2025 में मूर्ति जो परेलचा महाराजा बैलेंसिंग मूर्ति, तो वो मूर्ति देख के ही दादा के पास गए हम लोग, भाई दादा हमारी मूर्ति ऐसे है, आप भी बना पाओगे और आपको ये करना है। दादा का भी वही जवाब आया, ये जो मूर्ति बनेगी आपकी उसमें मैं जान डाल दूंगा और महाराष्ट्र में ऐसी मूर्ति मतलब आपकी बनेगी और किसकी बनेगी। तो जैसे ये है, तो दादा ने आपको कुछ एक इमेजिनेशन अपनी शेयर की या फिर आपका खुद का हुआ? नहीं, हम खुद लेके गए थे दादा के पास जी, फोटो लेके गए थे, दादा हमको ऐसे बनानी है, तो उसमें से दादा ने भी हमें सजेशन दिया, भाई ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, भाई इसको थोड़ा और भी अच्छे तरीके से बनाएंगे, ग्रैंड लेवल अच्छे करेंगे। हम लोगों ने ठीक है। तो जब भी मीटिंग करने गए आप, जब हुआ फाइनल, तो वो क्या था कि कुछ मंडल को सोचने का वक्त मिला या क्या, कि नहीं बस करना है उस वाला जुनून? दादा के पास हम गए, दादा ने फोटो देखा, दादा को भी बात समझ में आ गई और दादा ने उनमें उसमें जो था हमें भी दादा ने बताया ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। तो उस टाइम भी हम लोग 5-6 जन गए थे, ऑन द स्पॉट फाइनल कर दिया हम लोगों ने, मूर्ति बुक हो गई। तो ये बार की एक्सपेक्टेशंस क्या है अरुण दादा दत्ते से आपकी? अरुण दादा के ऊपर बहुत ही अच्छा अनुभव भी है और हमें अच्छा भरोसा भी है, और दादा ने हमको अच्छे तरीके से भरोसे पे ही बोला है कि आपकी मूर्ति जो बनेगी एकदम टॉप रहेगी और मैं अपनी खुद एकदम जान डाल दूंगा मूर्ति में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, अभी जैसे मेरे को पता चला है, जो मैंने सुना है और जितना आपने मुझे बताया, ये शायद आपका एक रिकॉर्ड तोड़ने वाली मूर्ति है जो कि इस साल आने वाली है उल्लासनगर में। तो जिस हिसाब से मैंने इस बार सुना है मूर्ति के बारे में आपके मुंह से, ग्रुप वालों के मुंह से, और जो मेरी एक्साइटमेंट है और जो हर साल लोगों के दिल में एक सवाल होता है, ग्रुप मूर्ति रिवील करेगा कि नहीं इस बार आगमन पर? ये 2026 में हम सब मेंबर्स बैठे थे मीटिंग में, तो ये बार हम लोगों ने सोचा है मूर्ति रिवील करेंगे।
तो मतलब MM ग्रुप का खुद का एक रिकॉर्ड टूटने वाला है कि इस बार हम गणेश उत्सव के जो 10 दिन रहते हैं उसके पहले हम जो है मूर्ति के दर्शन कर ये पाएंगे। पहली बार हो रहा है MM ग्रुप में, जो जब भी आगमन होगा हमारा तभी हम लोग गणपति की मूर्ति रिवील करेंगे। जैसे हम लोग ने एक चीज़ बहुत कॉमन देखी है कि मंडलों का एक दूसरे मंडल के साथ कंपटीशन होता है या क्या, तो MM ग्रुप का कुछ ऐसे राइवलरी या कभी कुछ हुआ? नहीं ऐसे कुछ भी नहीं। MM ग्रुप जो भी मंडल है उल्लासनगर में अब सबसे अच्छे से संबंध है, सब अच्छे से है। और हम ऐसा नहीं देखते इन्होंने आगमन ऐसा किया हम ऐसे करें। हम पहले सोचते बापा हमारे मंडप तक सेफ पहुँचे, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आज तक मूर्ति रिवील ना करने का एक ये रीज़न था कि कुछ और रीज़न था? यही होता था कि कुछ सस्पेंस होना चाहिए लोगों के अंदर, भाई हम क्या करने वाले हैं। अभी भी जो हम लोग 2026 में जो मूर्ति लेके आ रहे हैं रिवील तो कर रहे हैं, पर जो मंडप में अंदर मूर्ति रखेंगे इनके बाद क्या क्या काम है क्या नहीं है वो लोगों को और अंदर और खुशी मतलब देखने में अच्छा और मज़ा आएगा। तो मतलब एक टाइप ऑफ MM ग्रुप जेनजी वे में जा रहा है और न्यू जनरेशन जब टेक ओवर कर रही है तो ये एक न्यू टाइप ऑफ चीज़ आप अप्लीकेबल कर रहे हैं। हाँ ये बात बराबर है। अभी सब यंग ग्रुप में है और उनको भी चाह है कि हम लोग भी जैसे सब लोग लेके आ रहे हैं मूर्ति ओपन करके रिव्यू करके, तो हम लोग भी वो हिसाब से ये साल करें। जब भी MM ग्रुप की बात आती है तो एक चीज़ की बात ज़रूर आती है जिसके बारे में हम काफ़ी देर से बात कर रहे हैं, हैदराबाद वाली गणपति। उसमें एक आशीर्वाद वाला हाथ था जो मूविंग था। जैसे हमने कल की अवतार वाली मूर्ति का बात किया तो कल की अवतार में जैसे फेदर्स थे वो मशीन यहाँ आके लगी थी, और जो हैदराबाद का जो सफ़र है इतना बड़ा तो वो मशीनरी वहाँ से लगी हुई थी कि यहाँ आके उसका काम कराया। हैदराबाद में जहाँ से मूर्ति हम लोग लाई थी उन जो मूर्ति में काम था हाथ जो उनका मूवमेंट वाला था उनके अंदर जो गणपति वाले थे अच्छे से हमको अंदर की मोटर वगैरह अच्छे से फिट करके अच्छे तरीके से दिया, जैसे हम लोग यहाँ से उल्लासनगर सेफ पहुँचे और सेफ वो हाथ का मूवमेंट जो चलता है। तो जब भी वो मूर्ति पहुंची यहाँ पे तो उसका हाइट काफ़ी डिफरेंस लग रहा था और मंडप में वो डिफरेंस लग रहा था। कुछ एडअप हुआ वहाँ पे या क्या कि कुछ इसमें था? जी हाँ, हैदराबाद से लाने में यहाँ तक हमको जैसे तकलीफ ना कुछ नहीं हो, यहाँ पापा को भी कुछ तकलीफ ना हो, वो हिसाब से हम लेके आए थे। और उनका जो मुकुट फोल्डिंग लाए थे वो यहाँ पे आके सेट किया हुआ। तो जैसे हमने हर साल देखा है कि हर मूर्ति में आप अलग अलग डेकोरेशन करते हो, कुछ अपना एक टच देते हो मूर्ति को, तो उसके बारे में कुछ आपका बेस्ट एक्सपीरियंस आप शेयर करोगे? एक्सपीरियंस तो ये तो देखो यार एक जुनून है, बाबा को जितना सजा पाएंगे उतना सजाएंगे, अच्छे से सजाएंगे। और मैं ही नहीं, हमारे साथ जो टीम है पूरी हमारी ग्रुप की वो भी काम करते अच्छे से। हाँ बाकी वो पैच वगैरह जो हम बनाते सजाते पैच वगैरह बनाते, बाकी जो जहाँ सेट करना है क्या करना है वो मैं करता हूँ। तो जिसमें जब भी 2017 की गणपति की बात करें जैसे 9000 मोरपंख से आपने डेकोरेट किया था, तो वो क्या आइडिया लेके आपने वैसे सेम बनाया या कुछ इंस्पिरेशन लेके बनाया? देखिए ये जो मूर्ति थी कृष्णा और राधा जी के इसमें थी, और कृष्णा मतलब वृंदावन में जो है वो पूरी उनकी नगरी है वहाँ पे, तो उनके हिसाब से जो हम लोगों ने ड्रेस सेट की थी वही सूट होने वाली थी, तो वो हिसाब से ही मोरपंख का पूरा 9000 पंख जो लगे थे उनकी ड्रेस बनाई थी। तो वो आपने लाइक कोई वेंडर वगैरह से पकड़ा या फिर तो आपने वो कोई वेंडर वगैरह को ऑर्डर दिया कि लाइक पूरा खुद से बनाया वो? नहीं ये ड्रेस हम लोग ऑर्डर दे के आए थे बनाने के लिए। बाकी जो थोड़ा वो सेट वो करना था या डायमंड और कुछ करना है तो खुद से किया था। तो बढ़ते अब एक न्यू सेगमेंट की तरफ, हम एक रैपिड फायर खेलेंगे। मैं उसमें आपसे 2 सवाल पूछूंगा, उसमें आपको एक का जवाब देना है, या तो एक ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा उसका आपको इंस्टेंट जवाब देना, ठीक है? नाम या काम? काम। हैदराबाद या परेल? परेल। अरुण दत्ते या सिद्धेश दिगोले? अरुण दत्ते। रेशमाताई खातो या सिद्धेश दिगोले? रेशमाताई खातो। एक शब्द MM के लिए? सब कुछ, क्योंकि वो नाम ही हमारी पहचान है। सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर? हम खुद। ये ही सुनना था मेरे को MM ग्रुप से। एक शब्द 2026 के उत्सव के लिए? एक नया रिकॉर्ड। एक नया रिकॉर्ड MM ग्रुप क्रिएट करने वाली है। एक शब्द अरुण दादा दत्ते के लिए? दादा बैलेंसिंग किंग। 2026 के उत्सव के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। पूरे उत्सव टॉक्स की टीम की तरफ से, उल्लासनगर गणेश उत्सव पेज की तरफ से और मेरे तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द न्यू रिकॉर्ड।
और आप आने वाले साल में हमसे ऐसे ही जुड़े हुए रहो, उत्सव टॉक से जुड़े हुए रहो। अब हम आगे इसका पार्ट 2 भी लाएंगे आफ्टर गणेश उत्सव। थैंक यू रौनक भाई। टीम डिजिटल क्रू और टीम डायनामिक स्टूडियो का स्पेशल थैंक्स मैं करना चाहूँगा, और उत्सव टॉक्स की पूरी टीम का, और जिन्होंने यहाँ तक इस चीज़ को आगे बढ़ाया और यहाँ तक पहुँचाया, उनका सबका मैं थैंक यू करना चाहूँगा। स्पेशल थैंक्स टू जनक इंदानी और उनकी पूरी टीम का, और स्पेशल थैंक्स टू कॉफ़ी क्लब जिन्होंने ये आज का डे स्पॉन्सर किया।